हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है नगिन बेस्ट डिजिटल लर्निंग चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th की हिंदी बुक अंतरा भाग 2 का चैप्टर नंबर 15, जहाँ कोई वापसी नहीं। यह चैप्टर निर्मल वर्मा जी द्वारा रचित है। यहाँ पर निर्मल वर्मा जी हिंदी के मुख्य कथा साहित्य के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा योगदानी और महत्वपूर्ण हस्ताक्षर माने जाते हैं। उन्होंने निर्मल वर्मा जी ने जहाँ कोई वापसी नहीं कविता में बहुत ही गहनता को विविध उदाहरणों से रोचक बनाया है। इसमें विषय का विस्तार से वर्णन किया है। शब्दों के चयन में जटिलता को बनाए रखने के साथ साथ वाक्य रचना में मिश्र और संयुक्त वाक्यों की प्रधानता दिखाई है। स्थान स्थान पर उन्होंने इस चैप्टर में उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का स्वाभाविक प्रयोग भी किया है। उन्होंने इसकी भाषा शैली में अनेक नवीन प्रयोगों की झलक दिखलाई है। भाई, पहले हम अपने चैप्टर के लेखक के विषय में पढ़ते हैं, उनके जीवन परिचय के बारे में जानते हैं, फिर हम अपने चैप्टर से अवगत होंगे। जीवन परिचय। निर्मल वर्मा जी का जन्म सन 1929 ईस्वी में शिमला में हुआ और उनका 2005 में निधन हुआ। उनकी निर्मल वर्मा जी का मुख्य योगदान हिंदी कथा साहित्य के क्षेत्र में है। उन्होंने कहानी आंदोलन में बहुत ज़्यादा कई पुरस्कार प्राप्त किए। जलती झाड़ी, तीन एकांत, पिछली गर्मियों में, कच्चे और काला पानी, बीच बहस में, सूखा तथा अन्य कहानियों आदि कहानी संग्रह में भी उन्होंने योगदान दिया है। उन्होंने उपन्यास, नाटक और कई सारे यात्रा संस्मरण भी संकलित किए हैं। उन्होंने 1985 में कव्वे और काला पानी पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। निर्मल वर्मा जी की भाषा एक अनोखी कसावट वाली भाषा होती थी, जो विचार सूत्र की गहनता को विविध उदाहरणों से रोचक बनाती हुई विषय का विस्तार करती थी। शब्द चयन में जटिलता ना होते हुए भी वाक्य रचना में मिश्र और संयुक्त वाक्यों की प्रधानता दिखाते थे। स्थान स्थान पर उन्होंने उर्दू, अंग्रेजी आदि शब्दों का प्रयोग करके अपनी भाषा को अनेक तरह से नवीन प्रयोगों की झलक दिखलाई है। तो इस प्रकार हमने कवि के विषय में जाना। अब हम अपने चैप्टर जहाँ कोई वापसी नहीं के विषय में जानते हैं कि यह एक यात्रा वृत्तांत है उनका द्वारा रचित। निर्मल वर्मा जी ने यात्रा वृत्तांत में बताया है कि धुंध से उठती धुन संग्रह से लिया गया है, जहाँ कोई वापसी नहीं। उसमें लेखक ने पर्यावरण संबंधी सरोकारों को नहीं, विकास के नाम पर पर्यावरण विनाश से उपजी विस्थापन संबंधी मनुष्य की यातना को भी रेखांकित किया है। लेखक का यह मानना है कि अंधाधुंध विकास और पर्यावरण संबंधी सुरक्षा के बीच संतुलन होना चाहिए, नहीं तो विकास हमेशा विस्थापन और पर्यावरण संबंधी समस्याओं को जन्म देता रहेगा। मनुष्य अपने समाज और संस्कृति के परिवेश से विस्थापित होकर जीवन जीने के लिए विवश होता रहेगा। औद्योगिक विकास के दौर में आज प्राकृतिक सौंदर्य किस तरह नष्ट होता जा रहा है, इसका मार्मिक चित्रण इस पाठ में दिया गया है। यह पाठ विस्थापितों की अनेक समस्याओं का हृदय स्पर्शी चित्र प्रस्तुत करता है। इस सत्य को भी उद्घाटित करता है कि आधुनिक औद्योगिकरण की आंधी में सिर्फ मनुष्य ही नहीं उखड़ता, बल्कि उसका परिवेश, संस्कृति और आवास स्थल भी हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। तो अब हम अपने चैप्टर को यात्रा वृत्तांत को पढ़ते हैं। यह यात्रा स्टार्ट होती है सिंगरौली में 1983 से। वह धान रोपाई का महीना था। भाई, वो जो महीना था 1983 में सिंगरौली में
जुलाई का अंत का महीना था जब धान की रोपाई का समय होता है। जुलाई का अंत जब बारिश के बाद खेतों में पानी जमा हो जाता है। भाई जुलाई के अंत के समय, जुलाई का महीना समाप्त होने को है और धान रोपाई का महीना था। इस समय बारिश के बाद खेतों में पानी खड़ा था। भाई जमा हो जाता है यानी खड़ा था। हम उस पर दोपहर सिगरौली के एक क्षेत्र नवा गांव गए थे। भाई हम उस समय सिंगरौली क्षेत्र के नवा गांव में गए थे, दोपहरी के समय नवा गांव गए थे। इस क्षेत्र की आबादी 50,000 से ऊपर है। भाई इस क्षेत्र की आबादी, नवा गांव की, सिंगरौली के नवा गांव की आबादी 50,000 से ऊपर थी। इस क्षेत्र की, जहां लगभग 18 छोटे छोटे गांव बसे थे। भाई यहाँ पर 18 छोटे बड़े गांव बसे हुए थे। यही इन्हीं गांवों में एक का नाम था अमझर। भाई यहाँ जो ये 18 छोटे बड़े गांव बसे हुए थे, इन्हीं में से एक गांव का नाम था अमझर, अर्थात आम के पेड़ों से घिरा हुआ गांव, जहां आम झरते रहते थे। आम के पेड़ों से घिरा गांव जहां आम झरते हैं। किंतु पिछले 2-3 वर्षों से पेड़ों पर सूनापन है। ना कोई फल पकता है, ना कुछ नीचे झरता है। परंतु 2-3 वर्षों से यानी सालों से पेड़ों पर सूनापन छाया हुआ है। पूछन पर पता चला, भाई यहाँ पर सूनापन छाया हुआ है, ना तो कोई फल पकता है और ना ही कोई नीचे झड़कर गिरता है। कारण पूछने पर पता चला, पूछन यानी पूछने पर पता चला कि जब से सरकारी घोषणा हुई है, भाई सरकार ने घोषणा की है कि अमरोली प्रोजेक्ट के अंतर्गत नव गांव के अनेक गांव उजाड़ दिए जाएंगे। भाई अमरोली प्रोजेक्ट, सरकार ने घोषणा की है कि अमरोली प्रोजेक्ट के अंदर नव गांव के अनेक गांव उजाड़ दिए जाएंगे। भाई अनेक जो नव गांव में, नवा गांव में जो अनेक गांव है जहां पर अमझर होते हैं, आम के पेड़ हैं, वो प्रोजेक्ट से काट दिए जाएंगे। तब से ना जाने कैसे आम के पेड़ सूखने लगे हैं और तब से आम के पेड़ भी सूखने लगे हैं। जब आदमी उजड़ेंगे तब पेड़ जीवित रहकर क्या करेंगे। भाई जब आदमी ही उजड़ जाएंगे यहाँ के गांव के, तो पेड़ भी जीवित रहकर क्या करेंगे। टिहरी गढ़वाल में पेड़ों को बचाने के लिए आदमी के संघर्ष की कहानियां सुनी थी। वही टिहरी गढ़वाल में यहाँ पर बताया है कि लेखक के लिए यह एक अनूठा अनुभव था। लोग अपने गांवों से विस्थापित होकर उन्मूलित होने के लिए पहले से ही परिवेश में रहते होंगे, किस तरह जिंदगी बिताते होंगे। यह पहली बार अमझार गांव में देखने को मिला कि चारों तरफ पानी, समूची जमीन में एक झील की तरह आदमी पशु सब एक तरफ फैले हुए थे। मरे मेरे लिए एक दूसरी दृष्टि से भी यह अनूठा अनुभव था। लेखक बताता है कि अपने गांवों से विस्थापित होकर कैसे, किंतु मनुष्य के विस्थापन के विरोध में पेड़ भी एक साथ मिलकर मूक सत्याग्रह कर सकते हैं। वे मनुष्य के साथ साथ पेड़ भी एक होकर चुप रहकर सत्याग्रह कर सकते हैं। इसका विचित्र अनुभव सिर्फ सिंगरौली में हुआ है। भाई इसका विचित्र जो अचंभा वर्गा वो जो है अनुभव सिंगरौली गांव में हुआ है। मेरे लिए एक दूसरी दृष्टि से भी अनूठा अनुभव था। भाई एक दूसरी दृष्टि से भी यह अनूठा अनुभव था कि अपने लोग अपने गांवों से विस्थापित होकर कैसे अनाथ, अनमूलित जिंदगी बिताते हैं। भाई अपने गांवों से विस्थापित होकर परिवेश में रहते हुए भी कैसे अनाथों जैसी अनमूलित जिंदगी बिताते हैं। यह मैंने हिंदुस्तानी शहरों के बीच बसी मजदूरों की गंदी, दम घुटने वाली भयावह बस्तियों और स्लम्स में कई बार देखा था। यह मैंने हिंदुस्तान शहर में ही बीच में बसी हुई मजदूरों की, भाई शहरों के बीच में मजदूरों की गंदी, दम घुटने वाली और भयानक बस्तियों को देखा था। किंतु विस्थापन से पूर्व
वह कैसे परिवेश में रहते होंगे। लेकिन वो लोग विस्थापन से पूर्व कैसे रहते होंगे इकट्ठे, किस तरह की जिंदगी बिताते होंगे, इसका दृश्य अपने स्वच्छ पवित्र खुलेपन में पहली बार अमझर गांव में देखने को मिला। भाई यह दृश्य मुझे स्वच्छ और पवित्र खुलेपन में पहली बार अमझर यानी आम के गांव वाले में देखने को मिला। पेड़ों के घने झुरमुट, साफ सुथरे खप्पर लगे, मिट्टी के झोपड़े और पानी। भाई मैंने चारों तरफ पेड़ों के घने झुरमुट झुरमुट यानी समूह में लगे हुए पेड़ों को देखा और चारों तरफ पानी ही देखा, स्वच्छता देखी, पवित्र खुलेपन में पहली बार मैंने अमझर गांव में देखने को मिला। पेड़ों के घने झुरमुट, साफ सुथरे खप्पर लगे, मिट्टी के झोपड़ों को देखा और पानी को देखा चारों तरफ जो फैला हुआ था। अगर मोटर रोड की भागती बस की खिड़की से देखो तो लगेगा जैसे समूची जमीन एक झील है। यदि हम मोटर जो रोड पे भागती हुई बस होती है उससे बैठे हुए उसकी खिड़की से देखेंगे तो लगेगा जैसे सारी जमीन एक झील जैसी है, एक अंतहीन सरोवर है जिसमें पेड़ झोपड़े आदमी ढोर नागड़ आधे पानी में आधे ऊपर से तिरते दिखाई देते हैं। भाई जिसके अंदर इस सरोवर में इस झील में जिसमें झोपड़े पेड़ आदमी ढोर डांगर सब कुछ जानवर सब कुछ आधे पानी में दिखाई देते हैं और आधे पानी के ऊपर तैरते हुए दिखाई देते हैं। मानो किसी बाढ़ में सब कुछ डूब गया हो। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि बाढ़ आई थी और सब कुछ डूब गया हो, पानी में धंस गया हो, ऐसा प्रतीत होता है। और फिर यहाँ पर किंतु यह भ्रम है, किंतु यह भ्रम था, यह बाढ़ नहीं पानी में डूबे धान के खेत है। भैया कोई बाढ़ नहीं थी, बाढ़ का पानी नहीं था, यह तो धान के खेत थे जो पानी में डूबे हुए थे। अगर हम थोड़ी सी हिम्मत बटोर कर गांव के भीतर चले तब वे औरतें दिखाई देंगी जो एक पात में झुकी हुई धान के पौधे छप छप पानी में रोप रही है। भाई अगर हम हिम्मत करते और गांव के अंदर जाते तब हमें वे औरतें दिखाई देती जो एक लाइन में पात यानी लाइन में झुकी हुई धान के पौधों में छप छप करके पानी में पौधों को रोप रही है। सुंदर सुडोल धूप में चमचमाती काली टांगों और सिर पर चटाई के किश्ती नुमा हैट जो फोटो या फिल्मों में देखे हुए वियतनामी या चीनी औरतों की याद दिलाते हैं। भाई जो सुंदर पंक्तियों में खड़ी हुई सुंदर सुडोल और धूप में चमचमाती उनकी काली टांगे, सिर पर उनके चटाई जो किश्ती नुमा हैट बनी हुई है, यह सिर्फ फोटो और फिल्मों में देखने को मिलता है जो वियतनामी और चीनी औरतों की हमें याद दिलाती है। जरा सी आहट पाते ही वे एक साथ सिर उठाकर चौंकी हुई निगाहों से हमें देखती है। भाई जरा सी आहट हुई और वो सब औरतें पंक्ति में ही चौंक जाती हैं और सिर उठाकर हमें देखती है। बिल्कुल उन युवा हिरणियों की तरह लगती हैं। भाई उन युवा हिरणियों जैसी लगती हैं। मैंने एक बार कान्हा के वन स्थल में देखा था, किंतु वे डरती नहीं भागती नहीं। वे हिरनियां डरकर भाग जाती है और वे डरी भी नहीं और भागी भी नहीं, सिर्फ विस्मय से मुस्कुराती रही, सिर्फ आश्चर्य से मुस्कुराती रही, फिर सिर झुकाकर अपने काम में डूब जाती है और फिर मुस्कुराकर सिर झुका लेती है और अपने काम को में डूब जाती है यानी अपने काम को करने लग जाती है। यह समूचा दृश्य इतना साफ और संजीव है, यह सारा दृश्य इतना स्पष्ट और संजीव था, अपनी स्वच्छ मासलता में इतना संपूर्ण और शाश्वत कि एक क्षण के लिए विश्वास नहीं होता कि आने वाले वर्षों में सब कुछ मिटिया मेट हो जाएगा। भाई यह सब वातावरण इतना स्वच्छ था, इतना संपूर्ण था, इतना शाश्वत था कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि आने वाले समय में सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा।
झोपड़े, खेत, ढोर, आम के पेड़ सब एक गंदी आधुनिक औद्योगिक कॉलोनी की ईंटों के नीचे दब जाएगा। भैया जो झोपड़े, खेत, ढोर, आम के पेड़ हैं, सब औद्योगिक जो कॉलोनियां कट रही हैं उनकी ईंटों के नीचे दब जाएगा। और ये हंसती मुस्कुराती औरतें भोपाल, जबलपुर या बेडन की सड़कों पर पत्थर कूटती दिखाई देंगी। तो ये सुंदर सुडौल हंसती मुस्कुराती हुई औरतें भोपाल में, जबलपुर में और बेडन की सड़कों पर फिर पत्थर कूटती हुई दिखाई देंगी। शायद कुछ वर्षों तक उनकी स्मृति में अपने गांव की तस्वीर एक स्वप्न की तरह धुंधलाती रहेगी। भाई इनके सपनों में कई सालों तक यह गांव की सुंदर तस्वीर उनके सपने में धुंधलाती रहेगी। किंतु धूल में लौटते उनके बच्चों को भी कभी मालूम ही नहीं होगा, ये उनके जो बच्चे हैं जो धूल में लौटेंगे उन्हें मालूम ही नहीं होगा कि बहुत पहले उनके पुरखों का यह गांव था जहां आम झरा करते थे। भाई यह गांव बहुत पहले उनके पुरखों का होता था जहां पर आम झड़ते थे। ये लोग आधुनिक भारत के नए शरणार्थी है। भाई ये जो लोग हैं औद्योगिकरण करने वाले लोग हैं, इन आधुनिक भारत के नए शरणार्थी लोग हैं जिन्हें औद्योगिकरण के झंझावत ने अपनी घर जमीन से उखाड़कर हमेशा के लिए निर्वासित कर दिया है। प्रकृति और इतिहास के बीच ये गहरा अंतर है। वे प्रकृति और इतिहास के बीच ये बहुत बड़ा अंतर है। बाढ़ या भूकंप के कारण लोग अपना घर बार छोड़ कुछ अरसे के लिए जरूर बाहर चले जाते हैं, किंतु आफत टलते ही वे दोबारा अपने जाने पहचाने परिवेश में लौट भी आते हैं। वे जब बाढ़ और भूकंप आती है घर बार छोड़कर वह कुछ समय के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन जब आफत टल जाती है, जब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, तो वो अपने जाने पहचाने परिवेश में लौट आते हैं। किंतु विकास और प्रगति के नाम पर जब इतिहास लोगों को उन्मूलित करता है, भाई विकास और प्रगति के नाम पर जब इतिहास लोगों को उन्मूलित करता है ना, तो वे फिर कभी अपने घर वापस नहीं लौट सकते। आधुनिक औद्योगिकरण की आंधी में सिर्फ मनुष्य ही नहीं उखड़ता। वे जो आधुनिक औद्योगिकरण की आंधी चलती है वहां पर मनुष्य ही नहीं उखड़ता, बल्कि उसका परिवेश, आवास स्थल भी हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। उसका परिवार भी, आवास स्थल भी, रहने का स्थान भी, सब कुछ नष्ट हो जाता है। एक भरे पूरे ग्रामीण अचल को कितनी नासमझी और निर्ममता से उजाड़ा जा सकता है। भाई एक भरा पूरा जो गांव है उसको कितनी नासमझी से और निर्दयता से उजाड़ा जा सकता है। सिंगरौली इसका ज्वलंत उदाहरण है। भाई सिंगरौली जो है इसका उदाहरण है। अगर यह इलाका उजाड़ा रेगिस्तान होता तो शायद इतना शोभ नहीं होता। अगर सिंगरौली का यह इलाका अगर रेगिस्तान होता, उजाड़ बढ़ा रेगिस्तान होता, तो इतना शोध नहीं होता, इतना दुख नहीं होता। किंतु सिंगरौली की भूमि इतनी उर्वरा और जंगल इतने समृद्ध है। इस सिंगरौली में इतनी भूमि इतनी उपजाऊ है, जंगल इतने समृद्ध है कि उनके सहारे शताब्दियों से हजारों वनवासी और किसान अपना भरण पोषण करते आए हैं। वे उन जंगलों और जमीन के सहारे बहुत सालों से हजारों जो वनवासी है और किसान है अपना पालन पोषण करते आए हैं। 1926 से पूर्व यहाँ खैरवार जाति के आदिवासी राजा शासन किया करते थे। वे 1926 से पूर्व यहाँ पर आदिवासी राजा शासन किया करते थे, किंतु बाद में सिंगरौली का आधा हिस्सा, जिसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के खंड शामिल थे, रीवा राज्य के भीतर शामिल कर लिया गया। 20 वर्ष पहले तक समूचा क्षेत्र विंध्याचल और कैमूर के पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ था। भाई 20 साल पहले तक आधा राज्य रीवा के भीतर जितना भी राज्य था सब विंध्याचल और कैमूर के पहाड़ों में जंगलों से घिरा हुआ था। अधिकांशतः कत्था, महुआ, बांस और शीशम के पेड़ उगते थे वहां पर। एक पुरानी दंत कथा के अनुसार सिंगरौली का नाम ही सिंगरावली पर्वतमाला से निकला है। सिंगरौली का जो नाम है सिंगरावली पर्वतमाला के नाम से ही निकला है।
जो पूर्व पश्चिम में फैली है। पर्वतमाला कहाँ पर फैली हुई है? पूर्व पश्चिम में फैली हुई है। चारों ओर फैले घने जंगलों के कारण यातायात के साधन इतने सीमित थे कि एक जमाने में सिंगरौली अपने अतुल प्राकृतिक सौंदर्य के बावजूद, भाई एक जमाने में सिंगरौली का जो अतुल्य प्राकृतिक सौंदर्य था, काला पानी माना जाता था। जहां ना लोग भीतर आते थे और ना बाहर जाने का जोखिम उठाते थे। भाई उस पानी से जहां वहां पर लोग ना तो भीतर आते थे और ना बाहर जाने का जोखिम उठाते थे। किंतु कोई भी प्रदेश आज से लोलुप युग में अपने अलगाव में असुरक्षित नहीं रह सकता। भाई आज कोई भी प्रदेश अपने युग से अलगाव यानी अलग नहीं रह सकता, सुरक्षित नहीं रह सकता। कभी कभी किसी इलाके में संपदा ही उसका अभिशाप बन जाती है। भाई कभी कभी तो उस इलाके की जो संपदा है वही उसका अभिशाप बन जाती है। दिल्ली के सत्ताधारियों और उद्योगपतियों की आंखों में सिंगरौली की अपार खनिज संपदा छिपी नहीं रही। भाई दिल्ली के जो सत्ताधारी है, उद्योगपति है, उनकी आंखों से सिंगरौली की जो अपार खनिज संपदा है, उनकी उर्वरा जमीन है, वो छिपी नहीं रही। विस्थापन की एक लहर रिहत बांधने बनने की से आई थी। भाई एक विस्थापन की जो लहर थी वो एक बांध बनने से आई थी, जिसके कारण हजारों गांव उजड़ गए। इन्हीं नई योजनाओं के अंतर्गत सेंट्रल कोल फील्ड और नेशनल सुपर थर्मल पावर कॉरपोरेशन का निर्माण हुआ। चारों तरफ पक्की सड़कें और पुल बनाए गए। भाई इन्हीं योजनाओं के अंतर्गत जो यह निर्माण हुआ था कॉरपोरेशन का, चारों तरफ पक्की सड़कें और पुल भी बनाए गए। सिंगरौली जो अब तक अपने सौंदर्य के कारण बैकुंठ और अपने अकेलेपन के कारण काला पानी माना जाता था, अब प्रकृति के मानचित्र पर राष्ट्रीय गौरव के साथ प्रतिष्ठित हुआ है। भाई जो सिंगरौली है वो मानचित्र पर राष्ट्रीय गौरव के साथ प्रतिष्ठित हुआ। कोयले की खाद्यान्नों पर और उन पर आधारित ताप विद्युत ग्रहों की एक पूरी श्रृंखला ने पूरे प्रदेश को अपने में घेर लिया। जहां बाहर का आदमी फटकता ना था, वहां केंद्रीय और राज्य सरकारों के अफसरों, इंजीनियरों और विशेषज्ञों की कतार लग गई। वे सिंगरौली में जहां बाहर का आदमी फटकता भी नहीं था, वहां पर बड़े बड़े अफसर, इंजीनियर और विशेषज्ञों की लाइन लग गई। जिस तरह जमीन पर पड़े शिकार को देखकर आकाश में गिद्धों और चीलों का झुंड मंडराने लगता है, भाई जमीन पर पड़े शिकार को देखकर गिद्ध और चील झुंड बना लेते हैं और मंडराते रहते हैं। वैसे ही सिंगरौली की घाटी और जंगलों पर ठेकेदारों, वन अधिकारियों और सरकारी कारिंदों का आक्रमण शुरू हो गया। विकास का यह उजला पहलू अपने पीछे कितने व्यापक पैमाने पर विनाश का अंधेरा लेकर आया था। जब भाई विकास की जो यह लहर थी, उजला पहलू अपने साथ विनाश का अंधेरा लेकर आया था। हम उसका छोटा सा जायजा लेने दिल्ली में स्थित लोकायन संस्थान की ओर से सिंगरौली गए थे। भाई हम उसका छोटा सा जायजा लेने सिंगरौली गए थे। सिंगरौली जाने से पहले मेरे मन में इस तरह का कोई सुगध भ्रम नहीं था। भाई जब मैं सिंगरौली जाने से पहले मेरे मन में कोई भ्रम नहीं था। औद्योगिकरण का चक्का जो स्वतंत्रता के बाद चलाया गया, उसे रोका जा सकता था। शायद 35 वर्ष पहले हम कोई दूसरे विकल्प चुन सकते थे। भाई यह जो औद्योगिकरण का चक्का चलाया गया सिंगरौली पर, इसे रोका जा सकता था और हम इसके अलावा दूसरा विकल्प चुन सकते थे, जिसमें मानव सुख की कसौटी भौतिक लिप्सा ना होकर जीवन की जरूरतों द्वारा निर्धारित होती। पश्चिम जिस विकल्प को खो चुका हो था, भाई जो पश्चिम इलाका था जिस विकल्प को खो चुका था, उसकी संभावनाएं खुली थी। अभी उसकी संभावनाएं खुली थी क्योंकि अपनी समस्त कोशिशों के बावजूद अंग्रेजी जो राज है हिंदुस्तान को संपूर्ण रूप से सांस्कृतिक कॉलोनी बनाने में जो समस्त कोशिशें थी, उसकी संभावनाएं थी भारत में, उसकी संभावनाएं जो थी वो सारी कोशिशें
अंग्रेजी राज हिंदुस्तान को संपूर्ण रूप से अपनी सांस्कृतिक कॉलोनी बनाने में असफल रहा था। भारत की सांस्कृतिक विरासत यूरोप की तरह म्यूजियम और संग्रहालयों में जमा नहीं थी। जो भारत की सांस्कृतिक विरासत थी, यूरोप में तो म्यूजियम और संग्रहालयों में जमा की जाती है, पर भारत में यह जमा नहीं थी। वह उन रिश्तों से जीवित थी जो आदमी को उसकी धरती, उसके जंगलों, नदियों, एक शब्द में कहें उसके समूचे परिवेश के साथ जोड़ते थे। भाई वो तो सिर्फ इस इनके रिश्तों में ही जीवित थी। अतीत का समूचा मिथक संसार पोथियों में नहीं। भाई जो अतीत का जो संसार है वो सिर्फ पोथियों में नहीं है, इन रिश्तों के अदृश्य लिपि में भी मौजूद रहता था। भाई वो सिर्फ पोथियों में ही नहीं लिखा होता था, अतीत का समूचक संचार था उनका, उनके बारे में यह रिश्तों की अदृश्य लिपि में भी मौजूद होता था। यूरोप में पर्यावरण का प्रश्न मनुष्य और भूगोल के बीच संतुलन बनाए रखने का है। भारत में यही प्रश्न मनुष्य और उसकी संस्कृति के बीच पारंपरिक संबंध बनाए रखने का हो जाता है। तो यूरोप में तो पर्यावरण का प्रश्न मनुष्य और भूगोल के बीच होता है, और यहाँ भारत में मनुष्य और उसकी संस्कृति के बीच होता है, संबंध बनाए रखने का प्रश्न होता है। भाई स्वयं भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यह नहीं है कि शासक वर्ग ने औद्योगिकरण का मार्ग चुना। भाई भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यह नहीं है कि उन्होंने शासक वर्ग का औद्योगिकरण के लिए मार्ग चुना। ट्रेजेडी यह रही कि पश्चिम की देखा देखी और नकल में योजनाएं बनाते समय भाई पश्चिमी की उन्होंने नकल तो कर ली, उनके देखा देखी प्रकृति, भाई उन्होंने औद्योगिकरण का मार्ग तो चुन लिया, लेकिन प्रकृति, मनुष्य और संस्कृति के बीच का नाजुक संतुलन किस तरह नष्ट होने से बचाया जा सकता है उस बारे में उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इस ओर हमारे पश्चिम शिक्षित सत्ताधारियों का ध्यान कभी नहीं गया। उन्होंने सब कुछ नष्ट कर दिया। हम बिना पश्चिम को मॉडल बनाए, वे पश्चिम को मॉडल बनाए अपनी शर्तों और मर्यादाओं के आधार पर आधुनिक विकास का भारतीय स्वरूप निर्धारित नहीं कर सकते। कभी इसका ख्याल भी हमारे शासकों को आया हो ऐसा नहीं जान पड़ता। भाई हमारे शासकों को इसका ख्याल भी आया होगा कि पश्चिमी शिक्षित सत्ताधारियों को कि किस तरह उन्होंने भारत की प्रकृति, मनुष्य और संस्कृति के बीच संतुलन को नष्ट कर दिया। इसका ख्याल भी नहीं आया होगा शासन को, उस ऐसा मुझे नहीं जान पड़ता। तो इस तरह हमने सिंगरौली की जहाँ कोई वापसी नहीं, निर्मल वर्मा द्वारा रचित इस अंश को, यात्रा वृत्तांत को हमने पढ़ा और अच्छे से समझा। हमने आगे इसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सप्लेनेशन करा और क्वेश्चन आंसर्स को लेके आएंगे। चैप्टर को अच्छे से पढ़े और समझे जिससे हमें प्रश्न उत्तर करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए धन्यवाद।